हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी कृतिका का पाठ 3 मैं क्यों लिखता हूँ। इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से। और आप इसको एक या दो बार देख लोगे तो आपको ये प्रश्नोत्तर याद भी हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका उत्तर है, लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्योंकि ये उसके अनुभव से उत्पन्न मनोभाव है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसको फिर से देख लेंगे। लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्योंकि ये उसके अनुभव से उत्पन्न मनोभाव है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो किसी भी लेखक के लिए लिखना जो है एक अनुभूति से उत्पन्न प्रक्रिया होती है, जब उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिससे कि वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो इसका उत्तर है, लेखक जब जापान जाकर हिरोशिमा गया, वहां अणुबम द्वारा घायलों को देखा, साथ ही वहां सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा, तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। लेखक जब जापान जाकर हिरोशिमा गया, वहां अणुबम द्वारा घायलों को देखा, साथ ही वहां सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा, तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि। तो इसमें दो प्रश्न है, क और ख। तो क वाला प्रश्न है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर है, जो लेखक को जो बातें लिखने के लिए प्रेरित करती वह है, पहली है, लेखक को उसकी आभ्यंतर विवशता लिखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आभ्यंतर विवशता मतलब अपने अंदर की अनुभूतियां ही उसको लिखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है संपादकों के आग्रह, और तीसरी है आर्थिक विवशता। तो लेखक को लिखने के लिए कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर है, लेखक को उसकी आभ्यंतर विवशता लिखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी है संपादकों के आग्रह, और तीसरी आर्थिक विवशता। तो ये तीनों जो है लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद इसका अगला ख वाला प्रश्न है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोई रचनाकार अपने प्रेरणा स्रोत से प्रभावित होकर कोई रचना लिखता है और वह रचना किसी दूसरे को प्रभावित करती है, तब वह भी उसी प्रकार की रचना करने के लिए उत्साहित होता है। तो इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि जब कोई रचनाकार अपने प्रेरणा स्रोत से प्रभावित होकर कोई रचना लिखता है और वह रचना किसी दूसरे को प्रभावित करती है, तब वह भी उसी प्रकार की रचना करने के लिए उत्साहित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, बाह्य दबाव निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है संपादकों के आग्रह, दूसरा है प्रकाशक के तकाजे, और तीसरा है आर्थिक विवशता। तो ये बाहरी दबाव किसी लेखक पे या रचनाकार पे होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? तो इसका उत्तर है, बाह्य दबाव हर क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को प्रभावित करता है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण आगे बढ़ने का दबाव रहता है। इसके साथ ही आर्थिक आवश्यकताएं भी प्रभावित करती है। बाह्य दबाव हर क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को प्रभावित करता है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण आगे बढ़ने का दबाव रहता है। इसके साथ ही आर्थिक आवश्यकताएं भी प्रभावित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? मतलब लेखक ने जो हिरोशिमा पर कविता लिखी थी वो उसके आंतरिक मतलब अनुभूति
का दबाव था या बाह्य दबाव था, ये दोनों का ही परिणाम था, यह आप कैसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। हम जानते हैं कि लेखक विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण हिरोशिमा की त्रासदी को सैद्धांतिक रूप से अच्छे से समझते थे तथा कविता लिखने के लिए प्रेरित भी हुए, परंतु उन्होंने कविता तब लिखी जब हिरोशिमा में जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया को देखा और उनके भीतर उस क्षण की अनुभूति प्रत्यक्ष आ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। हम जानते हैं कि लेखक विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण हिरोशिमा की त्रासदी को सैद्धांतिक रूप से अच्छे से समझते थे तथा कविता लिखने के लिए प्रेरित भी हुए। तो इस प्रकार यह बाह्य दबाव था, विज्ञान के विद्यार्थी थे और अणुबम से जो हानियां हुई है वो अच्छे से समझते थे, लेकिन तब भी वो कविता नहीं लिख पाए थे। उनके अंदर ये प्रेरणा तो उत्पन्न हुई थी, परंतु उन्होंने कविता तब लिखी जब हिरोशिमा में जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया को देखा और उनके भीतर उस क्षण की अनुभूति प्रत्यक्ष आ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो इसका उत्तर है विज्ञान का दुरुपयोग निम्न प्रकार से हो रहा है। पहला है जैविक हथियार बनाने में जो युद्ध में प्रयोग किए जा सकते हैं तथा अत्यंत घातक है। दूसरा है खतरनाक रसायन बनाने में जो कीटनाशकों के रूप में प्रयोग होते हैं। तीसरा है सोशल मीडिया के दुरुपयोग द्वारा। चौथा है साइबर क्राइम करके। तो इस प्रकार से विज्ञान के दुरुपयोग हो रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 8वां है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी भूमिका इस प्रकार है। पहला है जैविक हथियारों के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाना चाहिए। दूसरा है खतरनाक रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करना और तीसरा है साइबर क्राइम रोकने हेतु प्रयास करना व जागरूकता फैलाना। तो इस प्रकार से विज्ञान के दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका है। आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो इस प्रकार अध्याय 3 कृतिका के अध्याय 3 में क्यों लिखता हूँ के सारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।